हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। आज इस वीडियो में हम लोग एविडेंस लॉ के आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पिछले के क्वेश्चन देख लिए हैं, लगभग 77 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आज 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे आज हम लोग खत्म कर देंगे इस पेपर को। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए, एक और पेपर है LLB का भी है, LLB 4 सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, उसको भी कहो तो हम सॉल्व करा देंगे या फिर टेलीग्राम में उसका आंसर टिक करके जो है हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से पढ़ लेना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो तो आप लोग लाइक करते ही हो, पर एक काम और कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई मैं पेपर का सॉल्व वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना ना करना ये आपकी मर्जी। वैसे भी हम कहेंगे तो कौन सा आप लोग शेयर कर दोगे, और नहीं कहेंगे, मना करेंगे तो कौन सा रुक जाओगे। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। धारा 114 का के अंतर्गत उपधारणा है। जो धारा 114 के अंतर्गत जो उपधारणा दी गई है वो कैसी है? एक खंडनीय उपधारणा है, या तथ्य की उपधारणा है, या फिर विधि एवं तथ्य की संयुक्त उपधारणा है, या फिर विधि की अखंडनीय उपधारणा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खंडनीय उपधारणा है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हो सके तो आप लोग कमेंट में मुझे ये बता देना कि धारा 114 का के अंतर्गत उपधारणा किस चीज की है। इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा बेयरैक्ट भी पलट लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित उपबंध दिया गया है, किस धारा में दिया गया है? तो ये तो आप लोगों को सभी को याद होगा कि आपका अध्याय 8 जो है, ठीक है, इसको लिख भी देते हैं। अध्याय 8 आपका दिया गया है विबंध के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? विबंध के बारे में दिया गया है। और धारा कौन सी है? धारा 15 से लेकर के 16 तक दिया गया है। धारा 115 से लेकर के 117, क्या मुंह से निकल रहा है? ठीक है, धारा 115 से लेकर के 117 तक विबंध के उपबंध दिए गए हैं। अध्याय 8 है, ये आप लोग याद रखना। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो टिक कर लेना, आएगा भी क्वेश्चन डेफिनेटली। तो धारा 115 इसमें टिक कर दीजिएगा, ये सही है आपका आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निबंध यहाँ पे लिखा है लेकिन विबंध होना चाहिए। ठीक है, विबंध का सिद्धांत एक है, ये कैसा है? मौलिक विधि है, साम्य विधि है, या फिर साक्ष्य का नियम है, या फिर अभिवचनों की विधि है? तो देखो, मौलिक विधि तो नहीं है, ठीक है, और साक्ष्य का नियम भी नहीं है। ये जो है इसका सही आंसर आपका है साम्य की विधि है। साम्य की विधि क्या मतलब? विबंध क्या होता है? जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई ये खेत जो है हम आपको बेचेंगे, और उसने थोड़ा सा सामने वाली पार्टी जो है उसने कुछ जो है पैसे भी उसको दे दिए। ठीक है, बाकी पैसा भी नहीं उसने दिया है पूरा। अब कुछ टाइम बाद वो जो है उसको वही खेत जो है कोई दूसरा आ गया खरीदने वाला, जो ज्यादा दामों में खरीद रहा है। तो अब वो ऐसे में ये नहीं कह सकता कि अब हम तुम ये लो, वापस करो, पैसे वापस लो अपने, अब हम ये खेत जो है दूसरे किसी को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता है। अब उसने अगर एक बार जो बात कही है, जो जबान दे दी है, तो अब उससे वो मुकर नहीं सकता। यही आपका विबंध का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये एक साम्य का सिद्धांत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि की किस धारा में लोक कल्याण की भावना जो है वो सर्वोच्च विधि है? तो ये कौन सी धारा है? ऑप्शन है आपके धारा 119, धारा 120, धारा 115, धारा 123। तो इसका सही जवाब है आपका धारा 123 में लोक कल्याण की भावना को सर्वोच्च विधि माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैचिंग से आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है आपके शत्रुतापूर्ण प्रत्यक्षदर्शी, धारा 154 सही है। स्वामित्व का प्रमाण देने का दायित्व, ये आपका धारा 110 में दिया गया है। स्मरण शक्ति का ताजा करना, ठीक है, तो ये आपका दिया गया है धारा 159 159 में दिया गया है। अब अगला आपका है व्यवसाय संचार, धारा 124। अगर आपको ठीक से याद होगा तो धारा 124 में क्या दिया गया है कि जो शासकीय संसूचनाएं हैं वो आपकी धारा 124 में दी गई हैं, लेकिन इसमें दिया गया है व्यवसाय संचार, जो कि गलत है। तो मैचिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये गलत आंसर है। ठीक है, मतलब ये मैचिंग गलत है लेकिन ऑप्शन सही है, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा या धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें की प्लीडर की वृत्ति, यानी जो भी प्रोफेशन के अंतर्गत जो भी कम्युनिकेशन करता है तो उन कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन है केवल धारा 128 या धारा 130 या धारा 131 से लेकर के 34 या फिर धारा
126 व धारा 127। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 126 व धारा 127। ये आपका प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा साक्ष्य विधि की धारा 123 के लिए एक अपवाद है? ऑप्शन है आपका धारा 126, धारा 162, धारा 125 और धारा 152। तो आपका सही जवाब है धारा 126। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है? ऑप्शन ए गुप्तचर, ऑप्शन बी उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी बलात्संग की पीड़िता लड़की, या ऑप्शन डी वेश्या। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, वेश्या सह अपराधी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है पास ट्रैप साक्षी, या एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, या हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो है सभी सह अपराधी नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की संख्या होनी चाहिए। कोई भी फैक्ट है, अगर उसको प्रूव करना है तो उसमें कितने विटनेस होने चाहिए? ऑप्शन है 2, 1, 3, या फिर कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो इसका अगर हम जवाब नहीं भी बताएंगे तो आप कॉमन सेंस लगा के जो है इसका आंसर दे सकते हो कि कोई भी एक प्रूफ करने के लिए कोई एक ही पर्याप्त है, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ये और अच्छी चीज है। तो इसके लिए कोई इस फिक्स कोई नंबर नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में जो है न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। ये वारी लिखा है लेकिन यहाँ पे बारे में होगा। ठीक है, ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका धारा 136। ठीक है, ये 5 और 23 ये गलत आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बाद, ठीक है, उसकी उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था उसकी परीक्षा जो है वो किस प्रकार की परीक्षा मानी जाएगी? मुख्य परीक्षा, अतिरिक्त परीक्षा, पुनः परीक्षा, या फिर पुनः प्रति परीक्षा। तो सबसे पहले तो याद रखो, सबसे पहले क्या होता है? मुख्य परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। फिर उसका क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, यानी दूसरी पार्टी जो है उसका दूसरा जो है वकील जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। फिर उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर से जब जो है उसका जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने बुलाया था उस विटनेस को, फिर उसी के द्वारा जब जो है उसका पूछताछ करी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पुनः परीक्षा। यानी सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर जो है आप लोग सेक्शंस वगैरह भी याद रखना। धारा 137 याद रखना आप लोग। धारा 137 में दिया गया है मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा दिया गया, फिर पुनः परीक्षा। कभी कभी क्रम भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्या क्रम होता है, तो आप लोग इसका क्रम इसी तरीके से बता दीजिएगा, या अगर टिक पूछा मतलब क्रम पूछा जाए तो वही आंसर जो है सही हो जो उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सूचक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। समानता कहाँ पे पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है आपका प्रति परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, या फिर उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति परीक्षा में जो है सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम उपबंधित किया गया है? परीक्षाओं का जो क्रम बताया गया है वो किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन है आपका धारा 140, 139, 138 और 137। तो 137 में आप लोग ये याद रखना कि उसमें मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये इसमें। और धारा 138 में परीक्षाओं का क्रम बताया गया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 138। इसी में जो है परीक्षाओं का क्रम बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका साक्षियों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? साक्षियों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? तो अब इसके ऑप्शन है मुख्य परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा। ये गलत है। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, ये आपका सही है। तो इसमें अब एक चीज और याद रखना कि सबसे पहले तो आपका मुख्य परीक्षा ही होता है, उसी के बाद आपका आता है प्रति परीक्षा, और तब लास्ट में जो है आपका आता है पुनः परीक्षा। तो ये जो है इस तरीके से आप लोग याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? ऑप्शन है मुख्य परीक्षा में, या फिर जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए, या फिर पुनः परीक्षा में, या किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो याद रखना कि जो अभियोजन पक्ष होता है उसको अपने ही साक्षी से वैसे तो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाए तो वहां पर वो सूचक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षद्रोही साक्षी का कथन कैसा होगा? असंगत होगा, या आधारित किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता है, या कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधारित किया जा सकेगा। ठीक है, यानी उसका जो है स्टेटमेंट भी माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में इन्हें वाले प्रश्न पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है? किसी पक्षकार व साक्षी से, अपक्षकार से, या फिर किसी मामले के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि से, या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका सही आंसर है किसी पक्षकार व साक्षी से, किसी भी पक्षकार व साक्षी से धारा 165 के अंतर्गत न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उत्पन्न करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है आपका धारा 167, 167। ठीक है, धारा 167 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि वाद या कार्यवाहियों में सुसंगत नहीं है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा 148। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कथन का उपयोग खंडन के लिए किया जा सकता है, या संपुष्टि के लिए, या फिर साक्षी में याददाश्त को ताजा करने के लिए, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है खंडन के लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली है, ये क्या है? समानार्थी है, समविस्तीर्ण है, या ना तो समानार्थी है ना ही समविस्तीर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समविस्तीर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन है आपके, वह एक सक्षम साक्षी नहीं है, उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य असंगत है, या फिर उसके साक्ष्य को आंख मूंदकर विश्वास करना चाहिए, या उसका साक्ष्य धारा 114 और धारा 133 साक्ष्य विधि के अंतर्गत सुसंगत है। तो इसका सही आंसर है आप जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उसका साक्ष्य धारा 114 और धारा 133 साक्ष्य की विधि के अंतर्गत जो है सुसंगत होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा और पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।